हेलो गाइस। तो मेरा नाम है अनस खान और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपकी अपनी एडिसन एकेडमी में। सो आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं सीबीएसई क्रैश कोर्स फॉर 2025 एंड 2026। सो एडमिशन ओपन है एडिसन एकेडमी में। सो अभी जो हमारा फोकस है वो है क्लास 10th एंड 12th। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड से बेटा। तो हमने 75 डेज का फास्ट ट्रैक प्रोग्राम रखा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। तो इस कोर्स में क्या क्या होगा वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो 75 डेज के अंदर उसके बाद आता है डेली टेस्ट। डेली टेस्ट होंगे, ये ऑफलाइन वालों के लिए है। और पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जितने भी क्वेश्चंस पहले आए हैं 2024 में, 2023 में, 2022 में, वो हम उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे। उसके अलावा जो ऑनलाइन बच्चे उनके लिए हमने डिजिटल नोट्स भी रखे हुए हैं। फिर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों आपको मिलेगी। डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट, अब होता है ना किसी बच्चे को डाउट आया तो वो कहाँ पूछेगा, तो इसके लिए हमने डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट रखा हुआ है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से कवर्ड होंगे? तो देखो, पीसीएम के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। ये आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड बिजनेस स्टडी है। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो आप नीचे दिए गए 2 नंबर है उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनस खान और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एडिसन एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर, जो कि 10th क्लास का पहला ही चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा 9th क्लास का देख लेते हैं। तो 9th क्लास में ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपने देखी होगी। अच्छा, सबसे पहली बात, व्हाट इज नेचुरल नंबर, है ना। अगर किसी बच्चे को लेकर आओ, उससे अपन कहें, उससे हम कहें कि बेटा चलो गिनती सुनाओ मुझे, तो वो कहां से शुरू करता है? 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कहां तक जाते हैं? वी डोंट नो। वी डोंट नो। अच्छा, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग्स नंबर, सॉरी, काउंटिंग नंबर। फिर आर्यभट्ट जी आए, वो जीरो लेकर आए। जब जीरो हमारे पास आया जब जीरो हमारे पास आया तो हमने उसको नेचुरल नंबर में रखा, लेकिन हमने उसको नाम बदल दिया। उस चीज का हमने क्या नाम रखा? होल नंबर। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर थोड़ा समय गुजरा, हमने लोन लेना चालू किया, है ना, दूसरे से उधारी लेना चालू करी। लेकिन हम प्लस साइन के साथ तो उधारी लिखते नहीं है, तो हमने क्या शुरू किया? उसमें नेगेटिव नंबर जोड़े। हमारे पास क्या था? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन जब उधारी लगी तो हमने माइनस साइन के साथ चीजों को लिखना शुरू किया, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्या ये बात आ रही समझ में? फिर थोड़ा दौर गुजरे और हमें आधी चीजों की, फ्रैक्शन चीजों की जरूरत पड़ी। तो हमने किस चीज का इजाद कर लिया? रैशनल नंबर का। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 0/2, 2/0। क्या है ये रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि अपॉन में क्या आ गया है? 0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। फिर कुछ समय बाद पाइथागोरस जी आए, उन्होंने कुछ लिखा। उन्होंने जब इक्वेशन लिखी तो उनके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की थी, x² इज इक्वल टू 2। मान लो इस तरीके की कोई इक्वेशन बनी होगी। जब इस तरीके की इक्वेशन बनी तो उन्होंने x की वैल्यू निकाली, तो वो आ गया √2। जब √2 आया तो वो इस √2 को p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं दर्शा सके। जब वो नहीं दर्शा सके तो उन्होंने ऐसे नंबर्स को क्या बोल दिया? इर्रेशनल नंबर। अच्छा, कुछ और नंबर भी होते हैं जो इर्रेशनल होते हैं, जैसे कि पाई। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पाई तो हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 22/7। यस और नो?
तो बेटा गलत। ये जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है बेटा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू अलग होती है और एक्चुअल वैल्यू अलग होती है। तो पाई को हम हमारी सिंप्लिसिटी के लिए 22/7 लिखते हैं, लेकिन पाई इज एन इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किस क्लास में? नाइन्थ क्लास में। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ वन या खुद से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ वन या खुद से डिवाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो कौन कौन से नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अगर आप इनको देखो तो ये किसी के भी टेबल में नहीं आते, ये सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं अगर वन को एक्सेप्ट कर दिया जाए। क्योंकि वन एक ऐसा नंबर है जिस जो हर नंबर के टेबल से आ जाएगा। जैसे मान लो कोई सा भी नंबर है, मैंने मान लिया 4, तो 4 जो है वन के टेबल में भी आता है। तो ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो वन के टेबल में ना आता हो। तो वन को अगर हटा दे तो सिर्फ वो नंबर खुद के टेबल में ही आता होगा। इसमें अगर उसके बाद बात की जाए तो आता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको निकाल दो। जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको निकाल दो तो क्या बचेगा बेटा? कंपोजिट नंबर। क्या बचेगा? कंपोजिट नंबर। तो 4, 6, 8, 9, 10, तो ये सब क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर। अब कुछ लोगों का डाउट होगा, सर ये जो वन है, वन ना तो ये प्राइम में आ रहा है ना ये कंपोजिट में आ रहा है, तो सर ये है क्या? तो बेटा ये नीदर प्राइम, नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये दोनों की श्रेणी से क्या है बेटा? बाहर है। तो ऐसे नंबर जो दोनों में ही नहीं आता है तो वो है वन, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। लेट्स मूव हेड एंड स्टार्ट द चैप्टर। तो रियल नंबर, रियल नंबर क्या है? तो जितने भी हमारे रैशनल नंबर है और इररेशनल नंबर है उन दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला बेटा? रियल नंबर। और इसकी एक और डेफिनेशन है कि अगर मैं किसी भी नंबर को इस नंबर लाइन पे मार्क कर पाया, ये क्या बेटा? मेरी नंबर लाइन। अगर किसी भी किसी भी वैल्यू को अगर मैं इस पे मार्क कर पाया तो हो जाएगा मेरा रियल नंबर। 0, 1, 2, तो इधर -1, -2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं किसी भी नंबर को इस पे मार्क कर पा रहा हूं तो वो मेरा किस में आ जाएगा? रियल नंबर। और अगर किसी नंबर को मैं मार्क नहीं कर पाया तो वो मेरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो वहां पर भी स्टे ट्यून, ठीक है, वहां पर भी मिलेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है फैक्टराइजेशन। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत है कि सर फैक्टराइजेशन होता क्या है? तो कुछ नहीं होता बेटा, ये एक प्रोसेस है। क्या है बेटा? प्रोसेस। किस चीज की प्रोसेस है? हम इसमें एक्सप्रेशन को या नंबर को तोड़ते हैं। और वो कैसे तोड़ते हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म में। कैसे तोड़ते हैं बेटा? प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल है, यहां पर हमारे पास है 12। हमारे पास क्या है? 12। तो मैं 12 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? कुछ बोलेंगे यस सर, कुछ बच्चे बोलेंगे 2 into 6 12, यस और नो। कुछ बोलेंगे 3 into 4, कुछ बोलेंगे 12 into 1, कुछ बोलेंगे 1 into 12। तो बेटा ये दोनों क्या है बेटा? सेम है। प्रोडक्ट में किसी को भी पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन या नंबर को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर ध्यान देना, नंबर का भी हो सकता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी हो सकता है, इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। फैक्टर्स अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में, तो वहां आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं 15 की, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5 या फिर 1 into 15। इज दैट क्लियर? अच्छा, 17 कैसा नंबर है? 17 प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर है, इसका मतलब 17 खुद के ही टेबल में आता है। तो 17 खुद के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में। फिर हमारे पास है 111। 111 3 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 37। इज दैट क्लियर? तो 3 into 37 व्हाट? 111। तो
इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, बेटा 1 से बड़े की बात हो रही है, कैन बी यूनिकली फैक्टर इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या मतलब सर, नहीं समझ में आया? बेटा अभी समझ में आएगा। मैंने फैक्टराइजेशन बताया, फैक्टराइजेशन मतलब तोड़ना। तो मैंने यहां लिखा 12। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूं सर? 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 6। 2 इंटू 6। अच्छा, क्या मैं फर्दर 6 को तोड़ सकता हूं? आप बोलोगे यस, तो तोड़ लो। 2 इंटू 3, ये तीनों को देखो, क्या इन नंबर को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं? तो नहीं। इसी की बात हो रही है। और ये सब कैसे नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो 12 को इस तरीके से तोड़ो कि जितने भी नंबर हो वो सब कैसे हो? प्राइम हो। क्या हो बेटा? प्राइम हो। तो 12 को मैं लिख सकता हूं 2। 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर इंटू 3। इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। अच्छा, एक तो ये इस मेथड को हम बोलेंगे ट्री मेथड। ट्री मेथड। आप पता है इसको कैसे करते हो? आप इस तरीके से करते हो, आप यहाँ लिखते हो 12 और फिर इस तरीके से टेबल बनाते हो। फिर आप 2 से डिवाइड करते हो, फिर बचेगा 6। फिर 2 से डिवाइड करते हो, फिर बचेगा 3। फिर आप 2 से डिवाइड करते हो, फिर बचेगा 1। ये सॉरी, ये 3 है। तो 12 को हमने कैसे कर लिया? फैक्टर लिख लिया। तो ये हम 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर मुझे 15 को करना हो तो बिल्कुल कर लेंगे सर। ये लिखा हमने 15, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। तो हम 15 को लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अच्छा, 28 को लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। ये लो 28, 2 से करेंगे 14 बचेगा, 2 से करेंगे 7 बचेगा, फिर 7 से करेंगे 1 बचेगा। तो 28 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 7। यस और नो? तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 35। तो यहां मैंने लिखा 35, तो मैं पहले इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 7। फिर 7 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 1। सो वी कैन राइट 35 एज 5 इंटू 7। नेक्स्ट 90, तो 90 भी लिख लेते हैं। तो 90 को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से। 2 से करेंगे तो यहाँ बचेगा 45। फिर हम करेंगे 3 से, तो बचेगा 15। अगेन 3 से, तो बचेगा 5। फिर हम करेंगे 5 से, तो बचेगा 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। यस और नो? अच्छा, 111 को देखा जाए, 111 को देखा जाए तो 1 1 1, इसको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं? देखो, सम ऑफ डिजिट का 3 आ रहा है, अगर 3 आ रहा है और वो डिविजिबल है 3 से, तो 3 से कर लो। तो 3 से करेंगे तो यहाँ बचेगा 37, और 37 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो वो सिर्फ 37 के ही भाड़े में आएगा। क्लियर? तो 111 को लिख सकते हैं 3 इंटू 37। नेक्स्ट 384। तो 384 को हम कहीं से डिवाइड करेंगे बोलो? 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 वन जा 2, 1 बचा 9, 2, 192। अगेन 2 से करो, अगेन 2 से करो तो 2 9 जा 18, 1 बचा, और 3 4 जा सॉरी 2 6 जा 12, तो 96। अगेन 2 से, फिर अगेन 2 से, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो हम यहाँ लिख लेंगे। चलो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 4 जा और 2 8 जा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 48। तो 48 बच रहा है, तो अगेन 2 से करेंगे, यस और नो? तो 24। अगेन 2 से करेंगे तो 12। अगेन 2 से करेंगे तो 6। अगेन 2 से करेंगे तो 3। फिर 3 से करेंगे तो 1, तो आ गया 1। तो 2 कितने टाइम से? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 की पावर 7 इंटू 3। तो ये क्या हो गया हमारा? फैक्टराइजेशन। इज दैट क्लियर? तो किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। अभी जो हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइड्स में, या सर फैक्टर क्या होता है ना?
तो मैंने मान लिया कोई मेरे पास नंबर है जैसे 12। क्या है बेटा? 12। तो 12 को मैं किन किन नंबरों से डिवाइड कर सकता हूँ? तो सर आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल बेटा। 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो और 12 से कर सकते हो। तो ऐसे नंबर जिससे मैं 12 को डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर क्या आता है? जीरो। रिमाइंडर क्या आता है? जीरो। तो वो सब नंबर क्या हो जाएंगे? फैक्टर। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये सब क्या हो गया बेटा? ये होंगे फैक्टर ऑफ 12। क्या होंगे? फैक्टर ऑफ 12। इज दैट क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो 15। तो 15 किन किन नंबर से डिवाइड है? सर 1 से है, 3 से है, 5 से है एंड 15 से है। इज दैट क्लियर? तो 1, 3, 4, सॉरी 1, 3, 5 एंड 15, ये सब क्या हो गए? फैक्टर फैक्टर ऑफ 15। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए क्लियर, CLEAR, क्लियर। ठीक है। सर ये HCF क्या होता है? तो बेटा अब हम HCF के बारे में जानेंगे। अच्छा, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हम कुछ ना रिलेट करेंगे फैक्टर से, क्योंकि यहाँ पर क्या आया बेटा? फैक्टर। तो देखो, जब भी हम कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन हम कम से कम दो चीजें होने चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि क्या कॉमन है क्या नहीं है। जैसे ये पेन है, इस पेन में क्या कॉमन है? तो सर आप पूछोगे, है ना, कि सर किससे क्या कॉमन है? तो मिनिमम दो नंबर तो होना चाहिए या दो चीजें होना चाहिए कॉमन डिफाइन करने के लिए। तो क्या हमारे पास दो नंबर है? हाँ सर, एक हमारे पास 12 है, एक हमारे पास 15 है। तो देखो, यहां पर दोनों में 1 कॉमन है, यस और नो? हाँ है ना? अच्छा, क्या 3 कॉमन है? सर 3 भी कॉमन है। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? सर और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो देखो, 12 में और 15 में क्या क्या कॉमन दिख रहा है? सर कॉमन हमें दो ही चीज दिख रही है। कॉमन दो ही चीज दिख रही है, एक तो 1 और एक 3। एक 1 और एक 3। अच्छा, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? तो आप कहोगे 3। तो यही क्या हो गया बेटा आपका? HCF। ये क्या हो जाएगा? HCF। इज दैट क्लियर? तो HCF को डिफाइन कर रहा हूं मैं, सुनो गौर से। HCF is the number which divides the number। कौन कौन से नंबर सर जिसका HCF लिया बेटा? HCF, मान लो आपके पास तीन नंबर है, A, B, C, और इन तीनों का HCF क्या आ रहा है? HCF जो है इसका D। तो ये जो D है, D से अगर हम A को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, B को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, C को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ देखो, हमारे पास क्या था? 12, और HCF क्या है? 3। तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ऐसे ही 15 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो HCF सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होता है। अभी दो नंबर है तो दो, वरना 10 नंबर हो तो 10। इज दैट क्लियर? तो HCF दोनों ही नंबर को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, रिमाइंडर उसमें बिल्कुल भी नहीं बचेगा। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फैक्टर की और HCF की डेफिनेशन लिखी हुई है। सो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हमेशा क्या होगा बेटा? नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स, और वो क्या करेगा? डिवाइड एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यहां पर देखो लिखा भी है, विदाउट लिविंग द रिमाइंडर। अच्छा, फैक्टर लिमिटेड होंगे। क्या होंगे? लिमिटेड। जैसे प्रीवियस स्लाइड पे आओ, तो 12 के फैक्टर क्या हम गिन सकते हैं, है ना? भाई जितने भी है, एक होंगे, दो होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 100 होंगे, 1 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, तो हम गिन सकते हैं। फैक्टर्स को हम गिन सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखते हैं, लिखी हुई है, फैक्टर्स आर लिमिटेड। तो हर किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिमिटेड होंगे। तो देखो, फैक्टर्स जो है, एक तो पॉइंट में नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? पॉइंट में। तो जिस भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए?
नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो एचसीएफ क्या होता है? यहां देखिए, एचसीएफ टू और मोर देन नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच इंटीजर विदाउट लिविंग रिमाइंडर। ठीक है, मतलब एचसीएफ दोनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम बात करेंगे मल्टीपल और एलसीएम की। मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल कुछ नहीं होता बेटा, पहाड़े होते हैं, पहाड़े। ठीक है, थ्री का टेबल सुनाएगा कोई मुझे? 3, 6, 9, 12, 15, 21, 22, 23, 36 एंड सो ऑन। सर हमको तो 10 तक ही याद थे। बेटा ऐसा नहीं है, मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, तो मल्टीपल्स को गिना नहीं जा सकता बेटा। फोर का, मुझे फोर का टेबल सुनाइए। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन। तो क्या ये मल्टीपल्स है? और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यस और नो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा सर, एलसीएम में मतलब मल्टीपल की बात होगी, और अभी आपने बताया कि जब भी कॉमन हमें लेना होता है तो दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या हमारे पास दो चीजों का मल्टीपल है? बिल्कुल है। अब यहाँ देखो, ये जो थ्री है, थ्री के टेबल में और फोर के टेबल में क्या कॉमन है? सर एक तो 12 कॉमन है, 12 इसमें भी आता है और उसमें भी आता है। सर 24 भी हमें कॉमन दिख रहा है, यस और नो? सर 36 भी हमें दिख रहा है, 36 भी हमें क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो इसे कितने मल्टीपल्स होते हैं? अभी मैंने बताया मल्टीपल्स तो लाखों करोड़ हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इसके कॉमन कितने होंगे? वो भी इनफाइनाइट होंगे, यस और नो? 3 और 4 में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से? कॉमन मल्टीपल कौन कौन से? देखो, मल्टीपल तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो 12 है, फिर 24 है, फिर 36 है। फिर एक बच्चे का दिमाग चला, उसने बोला सर ये तो मुझे 12 का पहाड़ा दिख रहा है। क्या कह रहा है वो? ये तो मुझे 12 का पहाड़ा दिख रहा है। अगर मैं इसको 48 लिख दूं, 68 लिख दूं, और ये 72 लिख दूं, और इस टाइप से लिखते जाऊं, तो बोलेगा सर ये मेरे को तो लग रहा है ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल करेक्ट हो बेटा। क्या हो बेटा? बिल्कुल करेक्ट। तो मल्टीपल्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। कितने होंगे बेटा? इनफाइनाइट। लेकिन मैं यहां पर किसकी बात करूंगा? लीस्ट की। किसकी करूंगा बेटा बात? लीस्ट की। तो 12 मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम। 12 मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो देखो, सबसे पहली बात हो गई, ये दोनों में कॉमन है। क्या है? दोनों के टेबल में कॉमन है, और ये सबसे छोटा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिविजिबल है। देखो, अगर मैंने 3 और 4 का एलसीएम लिया है, इन दोनों का एलसीएम कितना आया? इन दोनों का एलसीएम आया सर 12। तो एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है 3 से भी और 4 से भी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, डेफिनेशंस तो रह गई। अच्छा, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल इज द रिजल्ट मल्टीप्लाइंग नंबर बाय एन इंटीजर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, कभी वन से, कभी फिर टू से, फिर थ्री से, ऐसे करते करते हम नंबर मल्टीप्लाई करते गए और हमारे पास क्या आते गए? मल्टीपल। फिर फैक्टर्स के लिए हमने देखा था कि फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स बेटा अनलिमिटेड। तो एलसीएम भी कॉमन मल्टीपल भी कितने होंगे? तो मल्टीपल। लेकिन हमें क्या चाहिए? लीस्ट। तो लीस्ट के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, LCM of two or more integers. LCM of two or more integers is the smallest positive integer that is divisible by each integer. जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास A, B और C ये तीन नंबर है, और इनका एलसीएम अगर मेरे पास कितना आया बेटा? D आया। तो D जो है A से भी डिविजिबल है, D जो है B से भी डिविजिबल है, D जो है C से भी डिविजिबल है। अब कुछ बच्चों का दिमाग चला होगा कि सर ये तो फैक्टर का जस्ट उल्टा हो रहा है ना? अगर इन इसका जो फैक्टर है इन तीनों का, अगर मैं एचसीएफ बताऊं, एचसीएफ मान लो कि हमारा ई है, तो सर इसका मतलब ए जो है डिविजिबल बाय ई है, बी जो है डिविजिबल बाय ई है, सी जो है डिविजिबल बाय ई है। यस और नो? यस और नो? क्या मैं वैल्यू लेके दिखाऊं? देखिए जरा ऊपर की तौर और पर देखिए, 6 और
और हम लेते हैं 16, ठीक है। 6 और 16, तो 6 का एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, तो 16 या 48, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 48। और एचसीएफ, क्या कोई है मुझे जो एचसीएफ बताएगा? सर दोनों डिवाइड होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 से, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो देखो 6 डिविजिबल बाय 2 है और 16 भी डिविजिबल बाय 2 है, तो ये किस किस, तो दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, एचसीएफ से। लेकिन 48 और 48, ये 6 से भी डिविजिबल है और ये 16 से भी डिविजिबल है, तो ये किसके केस में, एलसीएम के केस में। तो जस्ट रिवर्स केस है, क्या है बेटा, रिवर्स केस है। अच्छा, अगर कोई दो नंबर है, जैसे यहाँ पर देखो 6 और 16 है, तो एलसीएम मेरा बड़े नंबर से बड़ा है, एलसीएम मेरा क्या है, बड़े नंबर से बड़ा है, मतलब 16 से बड़ा आएगा हमेशा एलसीएम। तो जितने भी नंबर है सबको लिख लो और उनमें सबसे बड़े नंबर देखो, तो एलसीएम जो है या तो 6 उस नंबर के बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा। क्या समझ पा रहे हो, मतलब देखो ये 6 है और 16 है, तो मेरा जो एलसीएम है वो 16 से बड़ा आएगा या फिर 16 के इक्वल भी हो सकता है। ये जो छोटा नंबर है या तो मेरा एचसीएफ इसके बराबर आएगा या फिर इससे छोटा आएगा, ये बड़ा आता है और ये छोटा आता है। इज दैट क्लियर? इनके बीच में हमारा आंसर नहीं आएगा, इनके बीच में हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेट्स मूव अहेड। सो अब बारी है हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ। इस चैप्टर में हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से। तो यहाँ देख लेते हैं, हम दो नंबर ले लेते हैं पहले, 12 एंड 15, 12 एंड 15। तो चलिए मुझे इनके फैक्टर्स बता दीजिए 12 और 15 के। अभी थोड़े देर पहले निकालना सीखा था। 12 के कैसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 2 से 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। सिमिलरली 15 को भी करेंगे, तो 3 यहाँ जाएगा 5, फिर 5 डिविजिबल बाय, ठीक है। इज दैट क्लियर? 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 5 आ जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, 1 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब गौर से सुनना, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो अगर मुझे एचसीएफ लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सभी फैक्टर्स को लिख लूंगा। तो कौन कौन सा फैक्टर है, 2 है, 3 है, 5 है, क्या यही फैक्टर है? एलसीएम में भी यही करूंगा, 2 है, 3 है और 5 है। अच्छा, एचसीएफ, एचसीएफ में का मतलब क्या है, हाईएस्ट। अब यहाँ पर हाईएस्ट है तो लीस्ट पावर चढ़ानी है, हाईएस्ट तो लीस्ट पावर चढ़ानी है, तो लीस्ट पावर 2 की क्या है दोनों में देखो। सर लीस्ट पावर तो कैसे पहचाने, यहाँ बेटा 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 ना होगा, और यहाँ 5 है तो 5 की पावर 0 ना होगा। अब बताओ दोनों में 2 की पावर क्या है, लीस्ट, तो सर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 और 5 की पावर 0 1, ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3। तो 3 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ, क्या हो गया, एचसीएफ। सिमिलरली एलसीएम के लिए, सर मुझे एक चीज पता चल गई है, जैसे आपने बोला था हाईएस्ट के लिए लोवेस्ट पावर चढ़ा दो, तो क्या लोवेस्ट के लिए हाईएस्ट पावर चढ़ा दो, लीस्ट के लिए हाईएस्ट पावर चढ़ा दो, बिल्कुल सही बेटा। तो ये एल का मतलब क्या होता है, लीस्ट, क्या होता है बेटा, लीस्ट। लीस्ट है तो जस्ट इसका अपोजिट करनी है, पावर क्या चढ़ानी है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, 3 की 1, 5 की 1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 स्क्वायर दैट इज 4, 3 एंड 5, 4 या 12, 12 पंजे 60, कितना आता है बेटा, 60। इज दैट क्लियर? तो क्या एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख गए? तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले इनको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। दूसरी बात, हाईएस्ट एचसीएफ निकालना है तो हाईएस्ट पावर, पावर नहीं लोएस्ट पावर चढ़ाओगे, क्योंकि हाईएस्ट एलसीएम निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें लीस्ट पावर चढ़ानी है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हमें हाईएस्ट पावर चढ़ानी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 150 एंड 200 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वेरीफाई द फॉर्मूला। अच्छा, ये वेरीफाई फॉर्मूला बाद में करेंगे, पहले हम 150 के फैक्टर्स लिख लेते हैं और 200 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 150 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं,
टू से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 75। फिर 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। फिर हम इसको अगेन 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर हम इसको 3 से डिवाइड कर जाओगे तो हो जाएगा 1। 200 को डिवाइड करते हैं सर, 2 से कर दीजिए तो बचेगा 1। फिर 2 से कर दीजिए फिर बचेगा 50। फिर 2 से कर दीजिए बचेगा 25। फिर 5 से कर दीजिए तो कितना बचेगा 5। फिर अगेन 5 से कर दीजिए कितना बचेगा 1। तो सर हमारे पास 150 का क्या आ गया है, 150 का क्या आ गया हमारे पास सर, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3। बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। 200 के लिए हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। अच्छा, एलसीएम के लिए क्या करोगे और एचसीएफ के लिए क्या करोगे, सॉरी एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या करोगे, एलसीएम के लिए सर हम सारे ही फैक्टर लिख लेंगे। तो सारे फैक्टर कौन कौन से हैं सर, 2 है, 3 है और 5 है। और एलसीएम है तो मैक्सिमम पावर चढ़ाओगे, यस और नो। तो यहाँ हो जाएगा 3 1 2, यस और नो। अच्छा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 25, यस और नो। तो ये हो जाएगा हमारा 600। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 600। सिमिलरली एचसीएफ के लिए क्या कहा था, सभी के क्या लगा लो पावर, टू, सभी फैक्टर्स को लिख लीजिए, सॉरी 3 इंटू 5 इंटू 2। तो ये हमने सभी फैक्टर्स के लिख लिए। एचसीएफ निकालना है तो लीस्ट पावर चढ़ानी होगी, क्या करना होगा लीस्ट पावर। तो 2 की लीस्ट पावर 1, 3 की लीस्ट पावर 0, क्योंकि एक 200 में लीस्ट 3 का क्या है 0। 5 की मैक्सिमम पावर, सॉरी लीस्ट पावर तो 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 25 तो कितना आ जाएगा 50। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर इसने दिया है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। निकालना हमें एलसीएम और एचसीएफ ही है, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ये पता करना है कि हमें आंसर छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, ठीक है। अगर मुझे आंसर 306 से छोटा चाहिए, 306 से अगर छोटा चाहिए तो मैं निकालूंगा एचसीएफ। और अगर आंसर मुझे 300 657 से बड़ा चाहिए तो मैं निकालूंगा एलसीएम। क्या समझ में आ रहा है। अगर मुझे 306 से छोटा चाहिए तो मैं निकालूंगा एचसीएफ, और अगर 557 से बड़ा नंबर चाहिए, है ना, बड़ा आंसर चाहिए तो मैं निकालूंगा एलसीएम। लेकिन सर दिक्कत वही है कि हम एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले, ये कैसे पता लगेगा। तो देखो क्या कह रहा है, राइट द नंबर, मान लो ये मेरा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 306 और 657, ये दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो बताओ, अगर कोई नंबर 306 से डिविजिबल है तो क्या वो 306 से छोटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 306 से बड़ा है और आंसर हमारा इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, है ना। 306 और x हो जाएगा 657। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर हमारा इनके बीच में नहीं आएगा, या तो इससे छोटा आएगा या इनसे बड़ा आएगा। अब हमें पता चल गया कि आंसर इनसे बड़ा है, आंसर क्या है इससे बड़ा है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो हमें क्या निकालना है इसमें एलसीएम, क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो फाइंड एलसीएम, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसमें मुझे एलसीएम चाहिए और इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको, वो आएगा 22338। बेटा रटा हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना, सालों से यही पढ़ा रहे हैं, तो ये रटा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको कमेंट में ही इसका आंसर और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। लेट्स मूव अहेड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, राइट। फिर क्या कह रहा है एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है सर, वो तो 4 होता है। अच्छा, 2 के फैक्टर बताओ सर, 2 ही होता है। और 4 का फैक्टर बताओ तो सर इसको 2 स्क्वायर लिख लेंगे। अच्छा, एचसीएफ निकालना हो तो क्या करना होता है सर, सारे फैक्टर लिख लो और एचसीएफ चाहिए तो लीस्ट पावर चढ़ा दो।
तो ये हमारा क्या हो गया, HCF। कितना आ जाएगा आंसर, 2। एलसीएम चाहिए तो क्या चाहिए सर, सारे फैक्टर लिख दो, और लीस्ट है तो मैक्सिमम पावर चढ़ा दो, तो 2 है, तो क्या हो जाएगा 4। इज दैट क्लियर? बहुत ही भैया तक तुच्चा सा क्वेश्चन है भाई ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, है ना, दो कोई नंबर है ए और बी जो कि क्या है इंटीजर, जिनको एक्सप्रेस किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू क्यू पी क्यूब, ठीक है। और पी और क्यू क्या है बेटा, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो हमारे पास ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू पी इंटू क्यू स्क्वायर, और बी हमें दे रखा है पी इन पी क्यूब इंटू क्यू। इज दैट क्लियर? अच्छा, एलसीएम के लिए क्या चाहिए हमें, एलसीएम के लिए क्या चाहिए सर, आपने बताया था सभी फैक्टर्स को लिख लो। तो हमारे पास फैक्टर कौन कौन से सर, एक तो पी है, एक तो क्यू है। अच्छा, पी एलसीएम निकालना है तो लीस्ट की जगह मैक्सिमम पावर, लीस्ट की जगह मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर पी की क्या है 3, और क्यू की 2, तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम, है ना। भाई बच्चे इसको ना बहुत उसकी नजर से देखते हैं, घृणा की नजर से, बोले क्या आ गया यार, कौन सा अजाब आ गया, भाई टुच्चा सा क्वेश्चन है वो। क्या है, टुच्चा सा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया था। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, कोई मुझे एलसीएम बताए, एलसीएम तो हमने फाइंड कर लिया, क्या एचसीएफ बता पाएगा? अगर मैं एचसीएफ पूछूं तो सर पी दोनों में है, क्यू भी दोनों में है, तो ये हमने फैक्टर तो लिख लिए। अब इनकी लीस्ट पावर चले, सर पी की लीस्ट पावर 1 है, क्यू की भी 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया बेटा, एचसीएफ हो गया। लेट्स मूव अहेड। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है ना। इसमें नोट देखो क्या लिखा है, वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स। किसके लिए वैलिड है, टू नंबर्स का। तो एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन एलसीएम। बिल्कुल सही बात है भाई, एचसीएफ तो हमारा नंबर से भी छोटा आ रहा था, और एलसीएम हमारा नंबर से बड़ा आ रहा था। इसका मतलब एलसीएम से छोटा होगा कौन, एचसीएफ। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एचसीएफ ऑफ द नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। बिल्कुल बेटा, जो एचसीएफ हो, एचसीएफ क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर होगा किसका, एलसीएम का। अब कुछ बच्चे बड़े शाणे होंगे, वो इसका उल्टा करके देखेंगे, वो बोलेंगे सर एलसीएम इज मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। तो बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, और ये नेक्स्ट पॉइंट है, देखो जरा। तो क्या दोनों बातें समझ में आई, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। इज दैट क्लियर? इसका मतलब एलसीएम को हम डिवाइड कर सकते हैं एचसीएफ से, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 0। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगेन कुछ और पॉइंट्स है। तो देखो यहां पर हमें दे रखा है एचसीएफ, सब कुछ कैलकुलेट किया है ना, दो नंबर दे रखे 16 एंड 4, तो इनका एचसीएफ आया है 4। तो देखो एचसीएफ मैंने बताया था या तो छोटे नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नंबर कौन कौन से, 4 और 16। तो क्या मेरा एचसीएफ 4 के बराबर आया, बिल्कुल, मतलब छोटे नंबर के इक्वल आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 12 और 15 का एलसीएम क्या आया, 3। इसका मतलब 12 सबसे छोटा नंबर है, और हमारा एचसीएफ छोटे नंबर से भी छोटा है। सिमिलरली एलसीएम के लिए देखिए, 4 और 16 का एलसीएम 16 आया है, इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, 16। तो मैंने बताया था एलसीएम या तो बड़े नंबर के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या आया है, बराबर आया है, इक्वल आया है। लेकिन इस केस में देखो 15 हमारा बड़ा नंबर है, तो क्या 15 से बड़ा एलसीएम आया है, बिल्कुल, क्या आया बेटा 60। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर ए एंड बी इज 1। बेटा किसी भी प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1। और एलसीएम निकालना बहुत ही सिंपल है, उनको प्रोडक्ट कर दो, क्या कर दो, उनको प्रोडक्ट कर दो। सिमिलरली सेम पॉइंट फॉर दी कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, जैसे
1,2 ये क्या है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 3,4 ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 5,6 ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 9,10 ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इज दैट क्लियर? तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1, और एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दो नंबर दे रखे, कौन कौन से ने, 306 और 657, ये दो नंबर दे रखे हैं। और एचसीएफ भी दे रखा है इनका। एचसीएफ कितना है, 9 है। क्या है, 9 है। और कह रहा है एलसीएम फाइंड कर दो। तो देखो, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे हम एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए हमारा क्या है, ये हमारा ए, और ये हमारा बी। एचसीएफ कितना है, 9 इंटू एलसीएम। अच्छा, ए कितना था, 306 इंटू 657। एलसीएम को हम लिख सकते हैं 306 इंटू 657 डिविजिबल बाय 9। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 22338। इज दैट क्लियर? सर आपको कैसे पता, बेटा अभी पीछे ही कराया था क्वेश्चन। ये देखो, सेम क्वेश्चन है, तो एलसीएम बदल थोड़ी ना जाएगा। चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, एलसीएम हमारा दोनों जगह सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, 180। और एचसीएफ कितना दे रखा है, 6। और एक नंबर दे रखा है, इसका मतलब ए दे रखा है। और हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू। एलसीएम कितना है, 180। एचसीएफ कितना है, 6। ए कितना है, 30। बी कितना है, नहीं पता, वही तो निकालना है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, यस और नो। 3 1 3, 3 2 6। तो b इज इक्वल टू 18 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 36। इज दैट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? बहुत ही सिंपल है ना? और अभी हम फास्ट ट्रैक पे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। अगेन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड बिगेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहले मेरे पास ए दे रखा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, बोलिए जल्दी से। सर 2 होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, दो डिजिट का बिगेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो होता है 97। अच्छा, ये दोनों कैसे नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ 1 होता है। और एलसीएम क्या होता है, सर दोनों को प्रोडक्ट कर दो, दोनों को प्रोडक्ट कर दो मतलब 2 इंटू 97। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192, सॉरी 194। 194। इज दैट क्लियर? बेटा बहुत सिंपल है, मैथ्स बहुत सिंपल है, बस समझ में आना चाहिए और समझाने वाला चाहिए। ठीक है, अब किसी को यही नहीं पता कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है और बिगेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो कैसे कर पाएगा? क्या समझ पा रहे हो? ठीक है, लेट्स मूव अहेड। देखो, वहां पर एक पॉइंट था, वो पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, वो पॉइंट अभी मैं बताता हूँ। वो कह रहा है 63600, ये हमारा क्या है, एलसीएम है। तो इन चारों में से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? ठीक है, तो सबसे पहले हम 600 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर 600 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, तो क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट। एंड 6 1 6, 6 6 36। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 6। इसका मतलब ये तो हमारा एचसीएफ हो सकता है, ये एचसीएफ हो सकता है। क्या 500 हो सकता है? चेक करिए, 3600 डिवाइडेड बाय 500। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, और 5 से जब इसको कैंसिल आउट करने जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 7.2। इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं हो सकता। 500 कैन नॉट बी द एचसीएफ, और यही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब किसी को डाउट हो रहा होगा, सर 400 भी करके दिखाइए। देखो बेटा, 3600, 400, दो जीरो से दो जीरो कैंसल, और 4 1 4, 4 9 36। तो इसका आंसर नहीं है। तो क्या हमारा पॉइंट में आंसर आएगा? नहीं। अगर पॉइंट में आंसर नहीं आया, इसका मतलब ये एचसीएफ हो सकता है। सिमिलरली 150 भी हो सकता है, क्योंकि एक ऑप्शन गलत था, वो हमने निकाल लिया।
अब ये कौन से पॉइंट पे सर, कौन से पॉइंट पे बेस्ड है? तो देखो यहाँ स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब वहां पर भी स्टार लगेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर स्टार लगा दिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। ओ, ये तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जो कि हम करने वाले हैं। तो हमारे पास तीन नंबर दिए हुए हैं, है ना, और क्या पूछ रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मतलब ऐसा नंबर बताना है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। और रिमाइंडर क्या है? वन, सॉरी फाइव। रिमाइंडर क्या है? फाइव। तो मैंने मान लिया वो नंबर क्या है, एक वो नंबर ये है, एक वो नंबर ये है, और एक ये है। और इन सबके साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा? फाइव जुड़ा है। क्या जुड़ा है बेटा? फाइव, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या है? फाइव। जब रिमाइंडर हम उसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है नंबर? 117, 245 और 1029। मतलब ये है कि मेरे पास तीन नंबर है, और उनमें अगर मैं पांच जोड़ दूं तो वो कौन कौन से नंबर है? 117, 245 और 1029, 1029। तो क्या वो नंबर आप बता दोगे? क्या मुझे, क्या ये सर्कल में जो नंबर आएगा वो मुझे बता दोगे? बिल्कुल सर, यहाँ आएगा 112, यहाँ आएगा 240, यहाँ आएगा 1024। ठीक है, तो हमारे पास तीन नंबर कौन कौन से हो गए? तो 112, 240 और 1024। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है? एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम या एचसीएफ? देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या फाइंड करूं? अच्छा, डिवाइड अगर मुझे करना है इन तीनों को, तो क्या मुझे छोटे से छोटा नंबर चाहिए होगा, है ना? इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 112। तो क्या मुझे इससे छोटा आंसर चाहिए? इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 112 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या हम इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दें? मतलब टू स्क्वायर से, है ना? कुछ बच्चों को तो खलबली मच गई, सर ये क्या कर लिख दिया आपने। तो टू टू जा, सॉरी, फोर टू जा 8, फिर बचेगा 4 8 जा 32। अगेन 4 से कर सकते हैं, तो अगेन टू स्क्वायर से करूंगा तो बचेगा 7, फिर 7 से कर देंगे तो बचेगा 1। इज दैट क्लियर? ठीक। 240, 240 इसको हम किससे डिवाइड करें? जल्दी बताओ। तो 4 से कर लेते हैं, तो 4 से करोगे तो 4 6 जा 24, राइट? अगेन किससे कर सकते हैं? सर 4 से कर सकते हैं। 4 से करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। अच्छा है, 4 को मैं बाद में लिख लूंगा टू स्क्वायर, इसलिए मैं 4 से कर रहा हूँ। अरे भाई, स्पीड भी तो बढ़ानी है, कि वही कछुए की चाल चलते रहोगे। ठीक है, अब मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ? इसको 3 से डिवाइड करूंगा, फिर यहाँ 5 बचेगा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। सिमिलरली 1024। अब देखो, ये 1024 ना मुझे पता है, और आपको भी पता होना चाहिए कि 2 की पावर 10 है। 2 की पावर 10 है। अब मुझे निकालना क्या है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो यहां मैं तीनों नंबर को लिख रहा हूं। 112 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इंटू 7, 240, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 एंड 1024 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10। एचसीएफ निकालना मुझे बेटा। एचसीएफ सारे फैक्टर लिख लो। सर 2, अच्छा 3 5 नहीं लिखता मैं, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब बताओ इनमें से एचसीएफ निकालना है तो मुझे लीस्ट पावर चढ़ानी है 2 की, वो क्या आ जाएगा? 4। चलो 3 की पावर 0, 7 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। ठीक है, और इसमें रिमाइंडर भी बच रहा है। क्या बच रहा है? रिमाइंडर।
तो सर आपने बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि नंबर कैसे निकालने। इसमें बेटा -7 कर देना, इसमें -11 कर देना, इसमें -15 कर देना। तो यहाँ हो जाएगा 391। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 425। ये कितना हो जाएगा? 15 है ना, तो ये जाएगा 527। ठीक है, तो 391 को हम फैक्टर करेंगे तो ये 17 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स में? 23 टाइम्स में। फिर ये 23 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 425 को हम डिवाइड करेंगे तो पहले 5 से कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 5 8 जा, फिर यहाँ बचेगा 2, तो 5 अगेन 5 से करेंगे तो बचेगा 17। फिर 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 1। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास आएगा 527। जब हम 527 को 17 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 31। फिर हम इसको 31 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 391 इज इक्वल टू 17 इंटू 23। फिर 425 को लिख सकता हूँ 17 इंटू 5 स्क्वायर। फिर मैं लिख सकता हूँ सॉरी 527, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 31। तो देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है? कौन सा फैक्टर कॉमन है? तो सर 7, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17। तो 17 इज द आंसर। और यही वो नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा अगर इनमें से रिमाइंडर निकाल दिए जाए। तो नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एक्सप्लेन व्हाई दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर कंपोजिट नंबर्स। तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? तो दो फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है। सर 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। तो हमारे पास क्या बचा? तो प्राइम नंबर में दो फैक्टर होते हैं। देखो बेटा, प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं? दो। एक तो 1 और एक इटसेल्फ। क्या होता है? इटसेल्फ। अब इटसेल्फ वो खुद नंबर होगा। क्या होगा? वो खुद होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 13। तो 13 या तो 1 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। तो 1 तो सबसे ही होगा, इसका मतलब वो खुद के टेबल में आते हैं। यस और नो? तो 1 को छोड़ के उसका कितना फैक्टर है? ओनली 1। कितना है? ओनली 1। और कंपोजिट में देखो, कंपोजिट में कितने होंगे? मोर देन 2। अगर 1 को हटा दूं, अगर मैं 1 को हटा दूं, इफ एक्सक्लूड 1, देन फैक्टर कितने होंगे? मोर देन 2। तो कितने फैक्टर होंगे कम से कम? सॉरी, मोर देन 1। मोर देन 1 कितने होंगे? एक से ज्यादा। इज दैट क्लियर? तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या दिखाने? दो फैक्टर दिखाने। अगर मैंने दो फैक्टर दिखा दिए तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। अब दोनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है ना? 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी। तो क्या मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल सर, 13 को आप कॉमन ले लीजिए। अगर मैंने 13 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? सर अंदर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। क्या यही बचेगा? अब गौर से देखिए, क्या ये एक फैक्टर है? बिल्कुल सर, ये एक फैक्टर है। क्या ये दूसरा फैक्टर है? बिल्कुल है। तो मैं यहाँ देख लिख सकता हूं, सिंस above expression has two factors, two factors, so या फिर has more than, ऐसा कर लो। मोर देन कितना है? टू फैक्टर, एक 1 भी तो है। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। इज दैट क्लियर? सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अच्छा, दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो एक ये फैक्टर हो गया और एक ये फैक्टर हो गया।
तो अगेन जो यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, स्टेटमेंट, वो कौन सा होगा, सेम स्टेटमेंट लिखोगे। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, आपने देखे होंगे, कोई गार्डन होगा, कोई स्क्वायर होता है, कोई ट्रायंगल होता है, कोई सर्कल के फॉर्म में होगा। तो ऐसे एक सर्कुलर फील्ड है जहां पर प्रिया जो है 18 सेकंड लेती है, सॉरी 18 मिनट लेती है एक राउंड घूमने में। वहीं पे रवि जो है, रवि को कितना मिनट लगता है, 23 मिनट। रवि को क्या लगता है, 23 मिनट। अच्छा, वो दोनों सेम जगह खड़े 8 बजे और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड द सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या है यहां से पढ़ना, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, मतलब कितने मिनट बाद, आफ्टर हाउ मिनट्स लेटर विल दे मीट अगेन, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराया है उसमें मैंने क्या निकालना सिखाया है, एलसीएम और एचसीएफ। तो इसमें भी क्या निकालना होगा, एलसीएम और एचसीएफ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो सर इस क्वेश्चन में इतना तो समझ में आ गया, या तो एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। अच्छा, एक बार एचसीएफ पे गौर करो, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में, तो क्या वो मेरा आंसर हो सकता है? इसका मतलब क्या 18 मिनट से पहले, भैया एचसीएफ मेरा इससे छोटा होगा, एचसीएफ विल बी स्मॉलर, स्मॉलर देन व्हाट, 18। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम विल बी ग्रेटर देन 23। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है? अब आपको पता करना है मुझे एचसीएफ चाहिए या एलसीएम चाहिए। अच्छा, 18 मिनट के पहले क्या वो मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, एक तो आगे जाएगा एक पीछे रह जाएगा। और 18 मिनट में तो प्रिया जी तो कंप्लीट कर लेगी, लेकिन हमारे जो रवि जी हैं वो तो अटक जाएंगे बीच में। तो 18 मिनट से पहले तो कभी सर मुमकिन ही नहीं है कि वो मिल पाए। इसका मतलब क्या निकालना है बेटा इस क्वेश्चन में, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है। अच्छा, 18 को और 23 को देखें, ये कैसे नंबर है बेटा, को प्राइम नंबर है। अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगा को प्राइम पे। तो इनका एलसीएम निकालना बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। और नहीं आ रहा है तो सबसे पहले 18 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 9 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। 23 को, 23 को 23 से डिवाइड करने बचेगा तब जाके 1 बचेगा। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है मतलब सर सारे फैक्टर लिख लो। तो 2 है, 3 है और 23 है। अच्छा, 2 की पावर मैक्सिमम 1, 3 की पावर मैक्सिमम 2 और 23 की 1। तो ये बेटा ये कितना हो जाएगा बोलो, ये तो हो जाएगा 18 इंटू 23। और मैंने यही कहा था दोनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई। क्योंकि ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम में। अभी मैं बताऊंगा को प्राइम क्या होता है, अभी तो थोड़ा लेवल अप करेंगे ना। सो 18 इंटू 23 हो जाएगा 400, 414 मिनट्स। इतने मिनट्स बाद वो उसी जगह पे मिलेंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम, दिस आर रेस्पेक्टिवली। देखो एक कमरा है जिसकी हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें दे दी गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यूनिट सेम होना चाहिए। अब देखो इसमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे रखा है, तो क्या मैं 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर को क्या मैं सेंटीमीटर में कर सकता हूँ? बिल्कुल। आप बोलोगे सर 8 इंटू 100, 800, 800 प्लस 50, 850। सिमिलरली 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर। और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 475 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब मुझे निकालना है यहाँ पे एलसीएम या एचसीएफ। ठीक है। अच्छा,
मेरी रॉड अगर सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा नंबर है मेरे पास 475, तो मेरा एचसीएफ इससे क्या होगा, छोटा होगा। और सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 850, तो एलसीएम मेरा इससे बड़ा होगा। क्या ये बात समझते हो? अगर ये बात समझते हो तो अब बताओ कि मैं कितनी बड़ी स्केल लूं कि मैं 475 को नाप लूं, है ना? या तो 470 के इक्वल होना चाहिए या उससे छोटी होना चाहिए, तभी तो मैं 475 को नाप पाऊंगा। अगर 475 को नाप लिया, इसका मतलब 850 को भी नाप लूंगा उसी स्केल से। इसका मतलब मुझे चाहिए एचसीएफ, मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ। तो क्या इस क्वेश्चन में आप एचसीएफ निकाल लोगे? क्या इस क्वेश्चन में आप मुझे एचसीएफ निकाल के बता दोगे? अगर बता दोगे तो थम्स अप, अगर नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। 850, इसको हम डायरेक्ट करेंगे 25 से। अगर इसको हम 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 34। फिर हम इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17। फिर इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 625। और सबको पता है कि 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया सर। अगेन 475, इसको हम करते हैं 25 से डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 19, और 19 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। अच्छा, तीनों में के कौन सा फैक्टर कॉमन है सर, 25 कॉमन है। तो 25 सेंटीमीटर की क्या होना चाहिए मेरे पास, रॉड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रॉड होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर n विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातों की जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई सा भी नंबर है, मान लो x मेरे पास नंबर है और उसकी पावर में n कर देता हूँ, तो मेरे पास एंड में 0 कब आएगा, है ना? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? तो देखो, अगर मेरे पास 2 के साथ में 5 को इंटू कर दूं, तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। अगर इनमें से एक भी गायब हुआ, इफ वन ऑफ देम इज मिसिंग, देन वी विल नॉट गेट 0 डिजिट एट द एंड। ठीक है? अगर मेरे प्राइम फैक्टर, जब मैं प्राइम फैक्टर करूंगा किसी भी नंबर का, अगर उसमें 2 और 5 नहीं है, तो मैं कभी भी 0 नहीं ला सकता। इज दैट क्लियर? तो यहाँ देखिए, मेरे पास क्वेश्चन है 4 टू द पावर n। मैं 4 की क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 स्क्वायर की पावर n। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो देखो, यहाँ पर मेरे पास प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, ओनली 2। क्या है मेरे पास, ओनली 2। अब मेरे पास 5 तो ही नहीं। अगर मेरे पास 5 नहीं है तो क्या मेरे पास कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों में से एक भी अगर गायब है, तो क्या मैं 10 बना सकता हूँ, नहीं। अब मेरा प्राइम फैक्टर क्या बन रहा है यहाँ पे, 2। तो 2 तो है मेरे पास, लेकिन 0 बनाने के लिए एक 5 जरूरी है मेरे पास। क्या चाहिए मुझे, एक 5, जबकि वो है नहीं। तो यहां पर मैं लिखूंगा सिंस 5 एज अ फैक्टर इज मिसिंग, सो वी want get 0 at the end। इज दैट क्लियर? कल को वो पता है क्या करेगा, वो दे देगा 15 टू द पावर n। तो 15 को आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 5। यस और नो? अब प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, मेरे पास 5 तो है, लेकिन क्या मेरे पास 2 है, और मुझे 0 अगर चाहिए तो 5 के साथ में 2 भी होना जरूरी है। भाई अकेले से काम नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए। तो यहां पर भी सेम सेम क्या लिखेंगे, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन 5 की जगह क्या लिखेंगे, 2। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पर एक थ्योरम है और कुछ कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, जो कि हमें प्रूव करने में बड़ी मदद करेगी। जो रूट टू हम प्रूव करेंगे, वाई इज इट इनरैशनल नंबर, सो उसमें बड़ा ही हेल्प करेगा। ये थ्योरम क्या कहती है वो देख लेते हैं। पी बी अ प्राइम नंबर, पी कैसा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है ना? पी हमारे पास प्राइम नंबर है और ए हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो ये थ्योरम कहती है अगर ए को मैं पी से डिवाइड कर दूं तो ये डिविजिबल है ना? ये कह रहा है इफ ए इज डिविजिबल बाय पी, इसका मतलब ए स्क्वायर भी पी से डिविजिबल होगा। ठीक, सर समझ में नहीं आया तो बेटा एग्जाम्पल के साथ समझो। ठीक है, 3 4 3 ये एक नंबर है। अगर वो कह रहा है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो क्या इसका स्क्वायर भी 7 से डिविजिबल होगा? 3 4 3 का स्क्वायर भी 7 से डिविजिबल होगा? यस और नो? यस और नो? इसका अगर प्रूफ चाहिए तो वो अलग से मिलेगा आपको। ठीक है, क्या समझ पा रहे हो बात? हाँ, देखिए 729, अगर ये 27 से डिविजिबल है तो क्या 729 का स्क्वायर 27 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। पर यार 27 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, तो इसको हम 3 कर लेते हैं। इसको हम 3 कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? अगर 729 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 729 का स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से होगा। अच्छा, इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। क्या है? इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। जैसे फॉर एग्जांपल 36 इज डिविजिबल बाय 3, तो क्या 36 का रूट 6 होता है क्या? 36 का रूट 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6। क्या वो 3 से डिविजिबल है? तो कॉन्वर्स भी ट्रू है। कॉन्वर्स भी ट्रू है। तो ये तो थ्योरम हो गई। अगर कोई नंबर p से डिविजिबल है, प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। अगर उसका स्क्वायर प्राइम नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? प्राइम नंबर से। तो ये पहली थ्योरम हो गई। कंसेप्ट क्या है इसमें? ठीक है, को प्राइम का कंसेप्ट आ गया। को प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे नंबर ऐसे नंबर जिसका HCF कितना हो? 1 हो। ऐसे नंबर जिसका HCF आ जाए 1, उनको हम बोलेंगे को प्राइम। तो क्या बात क्लियर है? ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? देखो जरा, रैशनल नंबर में मानूंगा P अपॉन Q, वेयर P और Q क्या होंगे? को प्राइम होंगे। ठीक है, अगर P मेरा 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब P को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू सी। इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये क्या है सर? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ ना बेटा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब जो बात हम कर रहे होंगे वो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, है ना? मतलब जो बात मैं कहूंगा वो मैं बाद में प्रूव नहीं कर पाऊंगा। जब मैं वो बात प्रूव नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब कुछ और बात होगी। एग्जाम्पल से समझिए। कोई ये पेन लेकर आया, क्या लेकर आया बेटा? पेन। अब कोई इसको पेन मानने को राजी नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगा? ये रबड़ है। क्या बोल दूंगा? रबड़ है। अब जब ये रबड़ है, तो वो सामने वाला कहेगा इससे मिटा के दिखाओ। अगर मैं मिटाने में फेल हो गया, तो क्या ये रबड़ है? नहीं। इसका मतलब रबड़ के अलावा कुछ भी हो सकता है ना? अगर दुनिया में दो ही चीज है, रबर और पेन, तो अगर ये रबर नहीं है तो ये क्या होगा? पेन। ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम देखेंगे कि रूट टू को मैं मान के चलूंगा रैशनल नंबर, लेकिन मैं रैशनल प्रूव नहीं कर पाऊंगा और मैं फेल हो जाऊंगा। मेरी बातें कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। इसका मतलब वो रूट टू क्या है? रैशनल तो नहीं है। तो रैशनल नहीं हुआ तो क्या होगा बेटा? फिर रैशनल, है ना? अगर कोई लड़का है, लड़की है, अगर सामने से एक बंदा आ जाए और मैं कहूं कि ये लड़का है, और पता चले कि ये लड़का ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया बेटा? लड़की हो गया। इज दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर प्रूव करेंगे वाई रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं लेट रूट टू बी ए रैशनल नंबर। मैंने इसको क्या मान लिया? रैशनल नंबर।
अगर मैंने रैशनल नंबर मान लिया तो मैं इसको लिख सकता हूं √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर व्हाट, को प्राइम। इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। अगर 1 से ज्यादा हो गया तो मैंने ये जो पी और क्यू माने वो गलत माने। ठीक है, ठीक है। अब मैं करता हूं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2। अब थ्योरम नंबर 1 को याद कीजिए, मैंने वहां आपको कॉन्वर्स बताया था कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ट्रू बता रहा था, जैसे क्या बताया था मैंने, थ्योरम नंबर 1 याद कीजिए। मैंने उसमें कहा था इफ ए इज डिविजिबल बाय पी देन ए स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। तो क्या उसका कॉन्वर्स भी ट्रू है? बिल्कुल। तो यहां मैं लिखूंगा सिंस p square is divisible by 2, therefore p is also divisible by p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब p भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। इसका मतलब p जो है मल्टीपल ऑफ 2 है, तो यहां मैं लिखूंगा सो p इज मल्टीपल ऑफ 2। तो मैं p को लिख सकता हूं p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c, और यहां पर c क्या है, c is an integer, c क्या है, इंटीजर है। इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा p स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। सो यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर डिविजिबल बाय 2। तो यहां से c स्क्वायर को लिख सकता हूं q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2। अगेन थ्योरम नंबर 1 को याद कीजिए, क्या है कि अगर सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 therefore q is also divisible by, इसका मतलब क्या हुआ, that means p and q both are divisible by 2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, p and q both are divisible by 2, so HCF of p and q is, HCF p और q का क्या हो गया, 2 हो गया। यहां लिखेंगे हम बट दी contradiction has arisen। क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। क्यों भाई कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो गया, बिकॉज p and q are considered as co-prime, therefore √2 is an irrational number। देखो क्या हुआ, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन आ गया,
क्यों आ गया भाई कॉन्ट्रडिक्शन? क्योंकि P एंड Q को क्या कंसिडर्ड किया गया था? को प्राइम। अगर को प्राइम कंसिडर्ड किया गया था तो उसका HCF क्या होना चाहिए था? 1, लेकिन HCF मेरे पास क्या हुआ? 2। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी की मैंने। तो गड़बड़ी की इसका मतलब रैशनल नंबर तो नहीं है। तो रियल नंबर दो ही तरह के होते हैं, या तो वो रैशनल हो गया या इरेशनल हो गया। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? वो इरेशनल नंबर। तो क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया? तो क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट से भर दीजिए, वी गॉट इट, वी गॉट इट। सो एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट 4 माइनस 3 रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या लिख सकता हूं इसको? 4 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर व्हाट? को प्राइम, को प्राइम। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू 3 रूट। सो इसको हम जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4b माइनस a अपॉन 3b इज इक्वल टू रूट, है ना? क्या ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखिए, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्यों इक्वल नहीं हो सकते? देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये है आपका रैशनल नंबर, और ये जो एक्सप्रेशन है, ये कैसा है बेटा? इरेशनल नंबर है। क्या रैशनल और इरेशनल बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम यहां लिखेंगे, सिंस LHS इज अ रैशनल नंबर and RHS is an irrational number which is not possible. So the expression क्या है? 4 minus 3 root 2 is an irrational number. Is that clear? तो ये उससे छोटा है, क्योंकि यहां पर हमें रूट 2 को इरेशनल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है रूट 2 क्या है? इरेशनल। ये एक्सप्रेशन की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है, एंड आई होप यू enjoyed the session a lot, or all the best. Thank you.